हेलो, दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्टोरी बड़े घर की बेटी. लिंक ऑफ पार्ट 1 इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. हमने पार्ट 1 के एंड में देखा कि जब लाल बिहारी को दाल में घी डालने के लिए नहीं बचा तो उसने आनंदी से इसका कारण पूछा कि आखिर दाल में घी क्यों नहीं डाला. आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया. यह बात सुनकर लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया. तो आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया. आनंदी ने कहा, हाँ आया होगा परसों घी, पर आज तो बस पाव भर बचा था और वो मांस को पकाने में यूज हो गया. जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है. लेखक का कहना है कि जिस तरह एक सूखी लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य मतलब एक भूखा व्यक्ति छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई. तो लाल बिहारी को लगा कि आनंदी ने उसको जवाब देने की हिम्मत कैसे करी. उसे आनंदी की यह बात बहुत बुरी लगी. तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो. तो अब लाल बिहारी ने आनंदी के मैके के बारे में गलत बोलना शुरू करा. उसने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे मैके में तो जैसे बहुत घी की नदी बहती हो. स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती. लेखक का कहना है कि एक स्त्री अपने मायके के बारे में मतलब अपने माता पिता के घर के बारे में गलत बात नहीं सुन सकती है. आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं. आनंदी एक स्वाभिमानी स्त्री थी. जब लाल बिहारी ने उसके मैके के बारे में गलत बात बोलनी शुरू करी, तब फिर आनंदी को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मतलब कि उसका घर इतना संपन्न है कि थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी हो जाए तो उसके घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं. मतलब आनंदी ने बताया कि उसके घर में तो रोज इतना घी, मतलब जो 250 ग्राम घी के पीछे तुम लड़ाई कर रहे हो, इतना घी तो रोज जो नौकर चाकर होते हैं, जो उसके घर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो खा लेते हैं. लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं. अब आनंदी की ये बात सुनकर लाल बिहारी का गुस्सा और बढ़ गया. उसने जो वो खाना खा रहा था, जिसमें उस थाली को उसने उठाकर पटक दिया और आनंदी से बोला, मतलब अपनी भाभी से बोला, जी चाहता है मतलब मेरा मन करता है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो तो लग रहा है कि मैं तुम्हारी जीभ खींच लूं. आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा. बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते. जिस तरह लाल बिहारी उससे बात कर रहा था तो आनंदी को भी बहुत गुस्सा आ गया. उसका मुंह लाल उठा, मतलब वो भी बहुत गुस्सा हो गई. यहाँ पर वे आया है आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह के लिए. तो आनंदी बोली कि अगर आज अभी यहाँ पर उसके पति होते तो आज इसका मजा चखा देते, मतलब तुमको सबक सिखा देते इसका, जो तुम इतनी बेकार तरीके से बात कर रहे हो. अब जो श्रीकंठ सिंह था वो कहीं बाहर गया हुआ होगा काम से, उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं था. अब अनपढ़ उजड लाल बिहारी से न रहा गया. खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी. अब यहाँ पर लाल बिहारी के बारे में बताया गया है कि वह कैसा इंसान था. तो उसके बारे में लिखा गया है, वह एक अनपढ़ मतलब इलिटरेट, बिना पढ़ा लिखा इंसान, उजड मतलब असभ्य व्यक्ति था. उसने आनंदी की बात सुनने के बाद क्या किया, और बहुत तेज गुस्सा हुआ और उसने खड़ाऊ उठाई. खड़ाऊ
बोलते हैं वुडन स्लीपर को, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। तो उसने खड़ाऊ उठाई और आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला कि तुम जिसके गुमान पर फूली हुई हो, मतलब तुम जिसके घमंड में इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रही हो, मैं उससे भी निपट लूंगा, मतलब उसको भी देख लूंगा और तुमको भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। अब जब लाल बिहारी ने आनंदी के ऊपर खड़ाऊ फेंकी तो आनंदी ने अपने को बचाने की कोशिश करी, तो उसका सिर तो बच गया लेकिन उसकी उंगली में, मतलब उसकी फिंगर में काफी चोट आ गई। अब क्या हुआ, क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। अब आनंदी को बहुत क्रोध आया, वह बहुत गुस्सा हुई। वह अब न लाल बिहारी से कुछ बोली न उससे कुछ कहा, वह सीधे उठी और जैसे एक जो पत्ता होता है वो हवा में हिलता है, मतलब वो काफी तेजी से एकदम से गुस्से में कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। अब लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि एक स्त्री को अपने पति के ऊपर घमंड होता है, पति उसका बल होता है। आनंदी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, वो बहुत क्रोधित हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खून का घूंट पीकर रह गई। मतलब इतना अपमान सहकर वह फिर भी वहां से खड़ी हुई और चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। मतलब जो श्रीकंठ सिंह थे, आनंदी के पति थे, वो एक दफ्तर में काम करता था, वो एक ऑफिस में काम करता था। तो वो हर शनिवार को, मतलब हर सैटरडे को घर वापस आया करता था। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। अब जो ये लड़ाई हुई थी लाल बिहारी सिंह और आनंदी के बीच, तो यह जो घटना थी यह बृहस्पतिवार को हुई थी, मतलब थर्सडे को हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। तो अब जो श्रीकंठ था वह हर सैटरडे को वापस आता था और ये लड़ाई जो हुई थी ये थर्सडे को हुई थी। तो 2 दिन तक आनंदी बस गुस्से में अपने कमरे में रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, बस वह अपने पति श्रीकंठ की बाट देखती रही, मतलब उसका वेट करती रही, उसकी प्रतीक्षा करती रही। अंत में शनिवार को वे नियम अनुसार संध्या समय घर आए। वे यहाँ पर किसके लिए आए? श्रीकंठ के लिए। तो जैसे कि नियमानुसार, मतलब जैसे कि हर हफ्ते श्रीकंठ शनिवार की शाम को वापस आते थे, तो वैसे ही वो शनिवार की शाम को घर वापस आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। तो अब जब श्रीकंठ सिंह वापिस आते थे तो घर में जाने से पहले ही बाहर कुछ लोग बैठे रहते थे, तो बाहर ही कुछ देर लोगों से बातें होती थीं। अब श्रीकंठ पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो लोगों को उससे बातें करने में आनंद आता था। वो उससे देश के संबंधी जो समाचार होते थे, जो नई चीज़ें होती थीं, जो नए मुकदमे होते थे, मतलब जो कोर्ट में कुछ जो नए केसेस होते थे, उनके बारे में बात करना अच्छा लगता था। तो रात के 10 भी बज जाते थे, लेकिन लोगों को फिर भी श्रीकंठ से बात करने में बड़ा अच्छा लगता था। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। भद्र पुरुष मतलब जो सज्जन शिष्ट व्यक्ति होते थे, सभ्य व्यक्ति होते थे, उनको श्रीकंठ की इन बातों में, नए समाचार जानने में बड़ा आनंद मिलता था। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और वो बात करने में इतना मग्न होते थे कि उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी, मतलब खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। रात के 10 भी बज जाते थे।
श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। मतलब श्रीकंठ को वहां से उठकर जाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। बाहर ही लोग 2-3 घंटे श्रीकंठ से बात करते रहे। अब 2-3 घंटे बाद किसी तरह भोजन का समय आया। मतलब किसी तरह से श्रीकंठ घर के अंदर गया। पंचायत उठ गई। तो जो लोग बैठे हुए थे वो सब भी अपने अपने घर गए। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब जब सब लोग चले गए और श्रीकंठ फिर घर के अंदर गया तो लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा कि आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, मतलब जरा तमीज से बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, मतलब नहीं तो एक दिन कुछ बहुत गलत हो जाएगा। अब लाल बिहारी को तो लग रहा था कि जो उसका भाई है वो तो उसी का पक्ष लेगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अब जो बेनी माधव सिंह थे, मतलब जो श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह के पिता थे, उन्होंने भी क्या करा, लाल बिहारी सिंह की साइड लेते हुए कहा, लाल बिहारी सिंह को सही बताते हुए कहा कि हाँ, मतलब कि यह बात ठीक नहीं है, जो घर की बहू बेटियां हैं वो मर्दों के मुंह लगे। तो उनका ऐसा मानना था कि मर्द जो कुछ भी कह रहा है लेकिन बहू बेटियों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो इस तरह की सोच वाले व्यक्ति थे। कौन? बेनी माधव सिंह। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? अब श्रीकंठ को लग रहा था, इतनी बातें बताए जा रहे हो, आखिर यह तो बताओ कि बात क्या हुई है। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। अब लाल बिहारी बताने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप ही, मतलब फालतू में ही आनंदी ने झगड़ा मोल ले लिया। वो कहना चाह रहा था कि जो आनंदी है वो अपने माता पिता के घर के सामने, अपने मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, मतलब हम लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब क्या ये लाल बिहारी की बात सही थी? लाल बिहारी पूरी बात तो ठीक से बता नहीं रहा था। अब श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। अब जब जो श्रीकंठ था आनंदी के पास गया, वह यहाँ पर आया है आनंदी के लिए, तो आनंदी भी गुस्से में बैठी हुई थी। ये यहाँ पर आया है श्रीकंठ के लिए। तो ये हजरत भी कुछ तीखे थे। मतलब जब श्रीकंठ सिंह अपने पिता बेनी माधव सिंह और अपने भाई लाल बिहारी की बात सुनने के बाद इनको भी थोड़ा बहुत कुछ पता चला था कि कुछ तो लड़ाई हो गई है घर में, तो श्रीकंठ का भी मूड कुछ ऑफ था। तो आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मन तो तुम्हारा प्रसन्न होगा, तुम्हारा अपने पिताजी से और अपनी भाई की बात सुनने के बाद तुम्हारा तो मन प्रसन्न होगा। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तो श्रीकंठ ने भी जवाब दिया, हाँ प्रसन्न तो बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, जो तुमने घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है, मतलब ये क्या लड़ाई दंगा कर रखा है, क्या हंगामा कर रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। अब श्रीकंठ की बात सुनने के बाद आनंदी को तो बहुत क्रोध आ गया, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लग गया। अब आनंदी को लग रहा था कि बात तो उसके देवर लाल बिहारी की गलत है, और यहाँ पर ये जो उसके पति हैं अब ये भी उसी से कह रहे हैं कि क्या हंगामा कर रखा है तुमने घर में। तो उसको यह सुनकर और गुस्सा आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। तो मतलब वह भी बहुत गुस्सा आई और वह बोली कि जिसने तुमसे यह आग लगाई है, मतलब जिसने भी तुमको यह भड़काया है, गलत बातें बताई हैं तुमको, उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं, उसको नुकसान पहुंचा दूं, उसका मुंह जला दूं। इतना गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। तो अब श्रीकंठ कह रहे हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, आखिर बात तो बताओ क्या हुई। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं करता। तो अब
आनंदी ने बताया कि यह तो मेरी किस्मत खराब है, नहीं तो क्या एक अनपढ़ उजड्ड गंवार लड़का। यह आनंदी किसके लिए कह रही है? लाल बिहारी के लिए। एक जिसको एक चपरासी गिरी, मतलब एक पियोन की नौकरी करने की भी उसमें शऊर नहीं है, मतलब तमीज नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत पड़ जाती कि वो उसके ऊपर खड़ाऊ फेंक कर मारता और मारने के बाद यूं करता, मतलब यूं धमकाता उसको। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तो अब श्रीकंठ कह रहा है कि मुझे पूरी बात ठीक से बताओ, क्या है? मैं तो गया हुआ था बाहर काम से, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बेनी माधव सिंह ने और लाल बिहारी ने तो किसी ने कुछ ठीक से बताया नहीं श्रीकंठ को। इस तरह से बताया कि जैसे सारी गलती आनंदी की ही है। तो अब आनंदी श्रीकंठ को, अपने पति को पूरी बात ठीक से बताना जा रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो अब आनंदी कहती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। अब श्रीकंठ सिंह अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, तो आनंदी ने उस पर कमेंट करके कहा कि जो तुम्हारा ये लाडला भाई है, इसने परसों मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था। उसने बताया कि जो हांडी में घी था उस दिन 250 ग्राम घी था, 250 ग्राम घी था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया, तो वो सारा घी मांस को पकाने में यूज हो गया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। अब आनंदी ने जो कुछ भी हुआ था वह सब सच सच श्रीकंठ को बता दिया। फिर उसके बाद उस आनंदी ने क्या कहा कि जाओ उसी से पूछ लो, मतलब जाओ खुद लाल बिहारी से पूछ लो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ, मतलब जो मैं बता रही हूं ये सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस। अब जब आनंदी ने श्रीकंठ को सारी बात सही बताई और उसने यह सुना कि लाल बिहारी ने आनंदी के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर खड़ाऊ फेंक कर मारी है, उसको बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर श्रीकंठ बोला, यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस, मतलब लाल बिहारी की इतनी हिम्मत हो गई कि खड़ाऊ फेंक कर मारी। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। अब लेखक यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। आप कह रहे हैं कि श्रीकंठ जो थे वो वैसे बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन जब श्रीकंठ को आनंदी से मालूम हुआ कि लाल बिहारी की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने उसकी पत्नी के ऊपर खड़ाऊ फेंक कर मारी, तो श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आया। रात भर करवट बदलते रहे। अब जो श्रीकंठ थे, अब उनको तो नींद भी नहीं आ पा रही थी रात में। वो रात भर करवट बदलते रहे, मतलब कभी इस साइड सोते तो कभी फिर करवट बदल लेते। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही थी कि उनकी पलक तक नहीं झपकी, मतलब उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई उस रात। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले। अब जैसे सुबह हुई तो वो अपने पिताजी के पास गए, मतलब वो बेनी माधव सिंह के पास गए और बोले, दादा। श्रीकंठ सिंह अपने पिता को दादा कहता था, तो वो बोले, दादा अब मेरा इस घर में निर्वाह ना होगा, मतलब अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब वो इस घर में लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि जो श्रीकंठ सिंह थे वो सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे, मतलब
जॉइंट फैमिली में रहने की सलाह देते थे और कई बार उन्होंने अपने मित्रों को ही, मतलब जो उनके फ्रेंड्स थे, उनको ही इस बात के पीछे कि अलग ना हो, जॉइंट फैमिली में रहो, उन्होंने अपने मित्रों को भी बुरा भला कहा था। परंतु दुर्भाग्यवश, मतलब आज भाग्य का ऐसा फेर है कि आज उन्हें खुद ही स्वयं ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही हैं। मतलब आज उन्हें खुद ही यह बात कहनी पड़ रही है कि वह जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता है, उसको अपना घर अलग बसाना है। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दूसरे को शिक्षा देना भी कितना आसान है, कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह क्योंकि शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनको क्रोध बहुत ही कम आता था। तो जब बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह के मुंह से ऐसी बातें सुनी कि वो अब साथ नहीं रहना चाहता, तो वो एकदम घबरा गया और वो बोला, क्यों? अब हम कहानी के पार्ट 3 में देखेंगे कि श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह की इस बात का क्या उत्तर देते हैं।